नमस्कार। आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। यदि हम मिल कर के इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई कदम सुधार के नहीं उठाएंगे, तो एक पॉइंट पे मानव जाति पूरी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। इसकी पहचान यूनाइटेड नेशंस ने 1990 में की और तब से लगातार संपूर्ण पृथ्वी के राष्ट्रों के साथ इस पर बातचीत होती रही है और इस विषय का नाम है क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन। तो जब 1990 से ये बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले 1997 में जापान में क्योटो शहर में कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक सहमति बनी सभी देशों के बीच में। उसको नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें ये व्यवस्था थी कि जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन और दूसरी गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे और ये कंपलसरी था। पर जैसे कि आप जानते हैं कि जो विकासशील देश हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके नागरिक अपने कंजम्पशन पैटर्न को बदलें या उनकी अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण या दूसरे कारणों से शिथिलता आए। इसलिए इस क्योटो प्रोटोकॉल का किसी ने पालन नहीं किया। कुछ देशों ने पालन किया और बाकी देश इससे अलग हो गए। काफ़ी दिनों तक इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, पर जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, आग लग रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। खेती पर और मानव जीवन पर इसके दुष्परिणाम हमें रोज़ देखते हैं और अब ये समस्या हमारे घर के अंदर तक आ गई है। तो दुनिया ने मजबूर होकर फिर एक 2015 में बैठक की फ्रांस की राजधानी पेरिस में और उसको नाम दिया गया पेरिस एग्रीमेंट। और इसमें जो ये कंपलसरी प्रबंध थे उसको घटा के वॉलेंटरीली कर दिया गया और वॉलेंटरीली जो उत्सर्जन कम करने की बात है उसके प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया और इसमें ये सहमति बनी कि हम जो 2% सेल्सियस गर्मी में कमी लाने के लिए गैसों को कम करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस में जो प्रभाव डालती हैं गैसें उनको कम करेंगे और इस लिमिट को 1.5 सेंटीग्रेड के स्तर पर रखेंगे। इसको किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए ग्लासगो ब्रिटेन में 2021 में पुनः एक सम्मेलन हुआ जिसको COP26 के नाम से जानते हैं और जिसमें 120 देशों के लीडर्स ने भाग लिया। इसमें 40,000 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट थे, 22,274 पार्टी डेलीगेट्स थे, 14,124 ऑब्जर्वर थे और 3,886 मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। मतलब ये पूरे विश्व के हर तबके के लोग इस सम्मेलन में उपस्थित थे और इसमें बहस हुई कि क्या फार्मूला हो। और जैसे आप जानते हैं कि फार्मूला अलग अलग बदलने से अलग अलग स्थितियां निर्मित होती हैं। तो अगर हम ग्लोबल कार्बन इंडेक्स देखें तो उसके हिसाब से भारत तीसरे स्थान पर आता है जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमर्शन में हैं और यहाँ लगभग 2.6 बिलियन टन्स गैसें हम लोग निकालते हैं, जबकि चाइना में ये 10 बिलियन टन है और यूनाइटेड नेशंस में 5.4 बिलियन टन है। और भारत के बाद जिन देशों का नंबर है उसमें रसिया 1.7 बिलियन टन और जापान 1.2 बिलियन टन की रैंक में आते हैं। पर इस बात को लेके बहुत सारे देशों में असहमति है कि इस इमर्शन को हम इस हिसाब से ना नाप के हम इसको GDP के हिसाब से नापें
कि जिस देश की जितनी जीडीपी है उस हिसाब से इसका क्या रहता है। तो इसमें यूएस हाईएस्ट रैंक पे आता है, जहां प्रति व्यक्ति जो इमर्सन है वो 15.24 टन है। रसिया दूसरे स्थान पर आता है जहां 11.12 टन प्रति व्यक्ति इमर्सन है, जबकि ये भारत में प्रति व्यक्ति 1.8 टन ही आता है। लेकिन जब पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो जिन देशों की जनसंख्या कम होती है वहाँ इमर्सन बढ़ जाता है। तो उनने कहा कि इसको इस हिसाब से ना करके अगर हम इसको जो पैसा है उसके टर्म में अगर देखें, जो हमारी इकोनॉमी है उसके टर्म में देखें, तो चीन इसमें नंबर 1 पर रहता है, जहाँ 0.486 kg पर पर्सन इमर्सन आता है, और रसिया 0.411 kg आता है, जो जीडीपी के हिसाब से होता है। जो हिंदुस्तान है इसका विश्व के एवरेज से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है, और प्रति व्यक्ति 0.26 kg इमर्सन हमारे यहाँ होता है, जबकि ग्लोबल एवरेज 0.27 kg का है। अमेरिका में ये इमर्सन 0.25 kg का है और जापान में 0.21 kg का है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये फॉर्मूले बदलते रहे हैं, पर ये बात सही है कि जो विकसित देश हैं उनका योगदान सबसे अधिक है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करने का, चाहे किसी भी तरह का फॉर्मूला हम इसमें लगा लें। तो ये एक चिंता का विषय है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा चिंताएं व्यक्त की गई हैं, और भारत ने ये निश्चित किया है कि वो 2030 तक अपने यहाँ इस उत्सर्जन को घटाएंगे, और इसके लिए उनने विभिन्न तरह के कदम उठाए हैं। जो पहला कदम है वो है कि सबसे पहले 8 मिशन बनाए गए हैं जो क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं, जिसमें पहला है नेशनल सोलर मिशन, दूसरा नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी, तीसरा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट, चौथा है नेशनल वाटर मिशन, पांचवा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, छठवां है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सातवां मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आठवां मिशन है नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक, और नौवां मिशन है नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेसिक मिशंस हैं जो काम कर रहे हैं, और इसमें जो एग्रीकल्चर जिसकी हम आप लोगों से बात कर रहे हैं उसके तहत जो मिशन है उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें भी बहुत सारे इंटरवेंशन किए जा रहे हैं, और वो कौन से इंटरवेंशन है उसको अगर हम समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसान को क्या करना है और किसानों की भागीदारी को किस तरह से बढ़ाना है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है पर्यावरण का जो देश की सीमाएं नहीं मानता है। इसमें कोई भी देश गलती करेगा, कोई भी देश इस व्यवस्था को सुधारने में योगदान नहीं देगा तो उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं उनमें हर किसी की जवाबदेही निहित हो जाती है। तो एग्रीकल्चर में जो भारत सरकार इंटरवेंशन कर रही है उसमें पहला है इम्प्रूव्ड क्रॉप सीड लाइव स्टॉक एंड फिश कल्चर मिशन इंटरवेंशन, दूसरा है वाटर इफिशिएंसी मिशन इंटरवेंशन, तीसरा है पेस्ट मैनेजमेंट मिशन इंटरवेंशन, चौथा है इम्प्रूव्ड फार्म प्रैक्टिसेस मिशन इंटरवेंशन, छठवां है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मिशन इंटरवेंशन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस मिशन इंटरवेंशन, क्रेडिट सपोर्ट मिशन इंटरवेंशन, मार्केट मिशन इंटरवेंशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिशन इंटरवेंशन, और 10वां है लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने लोग काम कर रहे हैं,
और जो दूसरे सेक्टर के मिशन हैं उनके साथ भी एग्रीकल्चर मिशन कोऑर्डिनेट कर रहा है। इनमें जो मुख्य हैं वो है नेशनल मिशन ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे जिस पे काम होता है। दूसरा है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम चल रहा है। अगला है नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी इफिशियंसी, जिसमें एनर्जी प्राइसिंग, वाटर पंप इफिशियंसी वगैरह पे काम होता है। चौथा है नेशनल सोलर मिशन, जिसमें यूटिलाइजिंग सोलर पावर एंड विंड पावर फॉर एग्रीकल्चर। और पांचवा है नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये 5 मिशन है जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज का 3 स्तरों पर असर होता है। तो ये 3 स्तर कौन से हैं? पहला है क्रॉप और लाइव स्टॉक लेवल पर, जिसमें प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और प्रोड्यूस जो उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी पर असर आता है। दूसरा है फार्म लेवल पे, जिसमें क्रॉपिंग सिस्टम, जिसमें सॉइल क्वालिटी, वाटर रिसोर्स एंड पेस्ट एंड डिसीज पे असर आता है। और तीसरा है फूड सिस्टम, जिसमें प्राइसिंग और फूड सिक्योरिटी के मुद्दे सम्मिलित होते हैं। तो अगर हम देखें कि जब गर्मी बढ़ती है तो फसलों पे क्या असर पड़ता है, तो लगभग 15 से 17% उत्पादकता कम हो जाती है। जैसे कि आपने इसी सीजन में, रबी सीजन में देखा कि जैसे ही एकाएक मार्च में गर्मी बढ़ना हुई तो जो पिछेती गेहूं की फसल थी उनका दाना छोटा हो गया, उनका उत्पादन पर हेक्टर 7 से 8 कुंटल घट गया। और इसका प्रभाव सीधा सीधा मार्केट में दिखता है जहां गेहूं की प्राइस निर्धारित होती है। तो दूसरा है जो ख़ासतौर से जब सूखा पड़ता है, तो जैसे धान की फसलें हैं या सूखा पड़ने से फसलों में जो पेस्ट कंट्रोल बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है उसमें जो लैंड यूज़ है उसका इमर्सन में 50% योगदान है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसका 18% योगदान है। और जो आपका दूसरे सेक्टर हैं उनका योगदान इसके बाद आता है। तो हम देखें कि सबसे बड़ा जो योगदान है इमर्सन में वो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ हम बहुत गहरी जुताई करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं या मोनोक्रॉप करते हैं, तो हमें दूसरे तरह की प्रैक्टिसेस अपनाना पड़ती हैं जिनका प्रभाव सीधा सीधा गैस उत्सर्जन पर होता है और जो पर्यावरण को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। तो अभी जब से ये आपका पेरिस अकॉर्ड जो था, उसके बाद जब देश बाहर निकल गए तो कार्बन क्रेडिट का बहुत ज़्यादा व्यापार विश्व स्तर पर नहीं बचा था। पर जब दोबारा से ये पेरिस में मीटिंग हुई और देशों ने कहा कि वॉलंटरीली कार्बन क्रेडिट का खरीद फरोख्त हो सकता है, और ग्लासगो में इसके प्रोटोकॉल को विस्तृत रूप से डेवलप किया है, तो दोबारा कार्बन क्रेडिट में उछाल आया है। और अब लोग, जो कंपनियां हैं जिनका इमर्सन ज़्यादा है, वो अपना इमर्सन घटाने के लिए जो विकासशील देश हैं और पिछड़े देश हैं वहाँ प्रोजेक्ट चलाते हैं, और उन प्रोजेक्ट से जो कार्बन सेविंग होती है उसकी खरीद फरोख्त होती है। तो इसमें हिंदुस्तान के किसानों को एक बड़ा मौका है जहां वो अपनी फसल करने की प्रैक्टिसेस को बदल के कार्बन क्रेडिट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी हमारे देश में कोई कार्बन क्रेडिट का एक्सचेंज नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत
स्पष्ट प्रोटोकॉल डेवलप नहीं हुए हैं, पर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये प्रोटोकॉल डेवलप होते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है बीरा, VERRA, उसका जनरली इसमें उपयोग होता है। तो अभी इसमें जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो लीडिंग कंपनियां हैं, जैसे UPL कंपनी ने एक और कंपनी बनाई है नर्चर फार्म। नर्चर फार्म के साथ दो तरह के काम उनने अभी शुरू किए हैं, ख़ासतौर से हरियाणा और पंजाब में, जहां जो पराली जलाई जाती है उस पराली को न जला के किसानों के खेतों में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक डीकम्पोजर विकसित किया गया है, उस डीकम्पोजर का फ्री छिड़काव किसानों के खेतों में किया गया और उससे जो कार्बन क्रेडिट मिले, लगभग 20,000 कार्बन क्रेडिट, जिसका नर्चर फार्म ट्रेडिंग कर रहा है। दूसरा जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है वो है धान के ऊपर, कि जब हम रोपाई करके धान लगाते हैं तो खेतों में जो पानी भरता है उससे मीथेन और दूसरी गैसें बहुत मात्रा में निकलती हैं, पर अगर हम सीधे बीज बो देते हैं तो ये उत्सर्जन कम होता है। तो धान के लिए नर्चर फार्म में 1,20,000 एकड़ का लक्ष्य रखा है और उस पर वो अभी किसानों के साथ काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए और इसको 1,80,000 एकड़ तक उनने टारगेट प्लान किया है 2023 तक, जहां जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी ट्रेडिंग करेंगे। इसी तरह एक और जो प्राइवेट कंपनी है वो है महिको, और महिको ने भी धान के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उससे जो कार्बन ट्रेडिंग जनरेट हो, कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, उसकी वो महिको आगे ट्रेडिंग करेगा। तो ये काम हमारे देश में शुरू हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऑर्गेनिक खेती को और जो परमा एग्रीकल्चर है या जीरो बजट एग्रीकल्चर है या जैविक खेती है या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है या कार्बन क्रेडिट फार्मिंग है, कोई भी नाम आप दें, उसका मतलब ये है कि हम ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिससे कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो उससे जो क्रेडिट जनरेट होंगे वो आप स्वयं या आपके जो साथ जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी ट्रेडिंग करके लाभ कमा सकते हैं। तो सामान्यतः अगर हम देखें कि 1 एकड़ में 2 से 3 कार्बन क्रेडिट जनरेट होते हैं और अभी जो एवरेज प्राइस है वो लगभग $10 के आसपास है। तो ये बदलती रहती है और इसी तरह 1 एकड़ में कितने कार्बन क्रेडिट के लिए उपलब्ध होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं और किस तरह के प्रोटोकॉल को आप फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे बहुत सारे स्टार्टअप और बहुत सारी कंपनियां इसमें आगे आएंगी। भारत सरकार भी शीघ्र और इसके ऊपर पॉलिसी जारी करेगी ताकि दिशा निर्देश स्पष्ट हो सकें और किसान कार्बन ट्रेडिंग से लाभ कमा सकें और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ सकें और उनकी आजीविका भी सुरक्षित हो, भारत में खाद्यान्न सुरक्षा भी हो और सस्टेनेबल पर्यावरण को संरक्षित करने वाली कृषि और कृषि आधारित जो अन्य गतिविधियां हैं उनको हम संचालित कर सकें। तो जो लोग और अधिक जानकारी चाहते हैं वो ई फसल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।